हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। सी लैंग्वेज के इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आपका प्यार मिलता रहेगा तो मैं आपके लिए और भी बेटर वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। तो स्टूडेंट्स, इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं आपको। तो इनपुट आउटपुट फंक्शंस कैसे होते हैं, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इनपुट फंक्शंस का यूज़ करके हम यूज़र से कोई भी डाटा एक्सेप्ट करवा सकते हैं, जबकि आउटपुट फंक्शंस का यूज़ करके हम उसके रिजल्ट्स को या इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनपुट फंक्शंस का मेरा मतलब है कि इनपुट फंक्शंस आर यूज्ड टू एक्सेप्ट इनपुट डाटा फ्रॉम द यूज़र। अगर यूज़र से हमें कोई डाटा एक्सेप्ट करवाना है तो हम इनपुट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि scanf और getch आपके एग्जांपल्स हैं इनपुट फंक्शंस के। जबकि आउटपुट फंक्शंस का यूज़ करके हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है या आउटपुट है उसको यूज़र को डिस्प्ले कर सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं आउटपुट फंक्शंस आर यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट एंड इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। तो इसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस आते हैं, जैसे कि printf एंड puts। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं और भी हम पढ़ेंगे इनके बारे में। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। printf जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, puts है, ये हमारे आउटपुट फंक्शंस हैं। तो इनपुट फंक्शन का मैंने आपको एग्जांपल दिया था scanf और getch, जो आपके इनपुट फंक्शंस के एग्जांपल है। स्टूडेंट्स, आगे अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट फंक्शंस, इनपुट आउटपुट फंक्शंस के टाइप्स की बात करें तो इनपुट आउटपुट फंक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। ये हमारे पास दो टाइप के आते हैं, फॉर्मेटेड फंक्शंस और दूसरा है अनफॉर्मेटेड फंक्शंस। स्टूडेंट्स, नाम से ही पता चल रहा है कि फॉर्मेटेड फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं जो एक प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, जबकि अनफॉर्मेटेड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो जिनका कोई फॉर्मेट नहीं होता, वो किसी फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते। तो फॉर्मेटेड फंक्शंस में हम यूज़र की डिज़ायर्स के अकॉर्डिंगली एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को हम एक्सेप्ट या डिस्प्ले करवा सकते हैं, जबकि अनफॉर्मेटेड फंक्शंस में कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं होता जिससे जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली हो। तो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? फॉर्मेटेड फंक्शंस आर यूज्ड टू रिसीव इनपुट एंड डिस्प्ले आउटपुट इन ए फॉर्मेट डिजायर्ड बाय द यूज़र। मतलब अगर किसी भी यूज़र को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट करवानी है या डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मेटेड फंक्शंस यूज़ होते हैं। वहाँ पे हम फॉर्मेटेड फंक्शंस का यूज़ करेंगे। तो फॉर्मेटेड फंक्शंस के एग्जांपल दिए जाएँ तो ये दो हमारे पास फॉर्मेटेड फंक्शंस आते हैं, printf एंड scanf। printf का मतलब है टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन और आउटपुट। मतलब printf फंक्शन का हम यूज़ किसी करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन या आउटपुट को स्क्रीन पर अगर मुझे डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए हम printf फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो printf फंक्शन एक फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन हो जाएगा क्योंकि आउटपुट के लिए यूज़ हो रहा है। दूसरा scanf की बात करें तो scanf टू एक्सेप्ट डाटा और इनपुट। यूज़र से अगर कोई डाटा या इनपुट हमें एक्सेप्ट करवाना है तो उसके लिए हम scanf फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो scanf हमारा एक फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन होगा। स्टूडेंट्स, हमने पिछले कुछ एग्जांपल्स में देखा होगा कि हम printf जब या scanf से अगर मैं कुछ यूज़ करता हूँ तो मतलब अगर मैं कोई इनपुट एक्सेप्ट करवाता हूँ तो मैं कुछ फॉर्मेट कंट्रोल से यूज़ करता हूँ। जैसे मैंने करैक्टर के लिए मैं %c यूज़ कर रहा हूँ, इंटीजर के लिए मैं %d यूज़ करता हूँ, वहाँ पे फ्लोट के लिए मैं %f यूज़ करता हूँ, इसी तरीके से स्ट्रिंग के लिए मैं %s यूज़ करता हूँ। तो ये कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं जो आपके फॉर्मेटेड इनपुट या आउटपुट फंक्शंस में हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एग्जांपल देखते हैं, printf और scanf का हम एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे ऊपर मैंने एक कमेंट लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि कमेंट्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं सी लैंग्वेज में, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स को हम डबल स्लैश के साथ स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम एक ही लाइन में इसको लिखते हैं, जबकि मल्टी लाइन कमेंट्स को हम स्लैश स्टार के साथ स्टार्ट करते हैं और स्टार स्लैश से उसको क्लोज करते हैं और वो मल्टीपल लाइन्स में लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक हेडर फाइल इंक्लूड किया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप इस हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं भी करोगे, किसी भी हेडर फाइल को नहीं इंक्लूड करोगे तब भी आपका ये प्रोग्राम चलेगा, क्योंकि ये कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, इनके लिए हमें किसी हेडर फाइल को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो उसके बाद स्टूडेंट मैंने लिया void main
मेन फंक्शन से पहले मैंने void इसलिए लगाया क्योंकि void एक डाटा टाइप है, यहाँ पे void एक रिटर्न टाइप है। मैं चाहता हूँ कि मेरा फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करे, इसलिए हमने void लगाया है। अगर int लगाता हूँ तो मुझे इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करवाना पड़ता है। कैर वैल्यू कैर डाटा टाइप का यूज़ करता हूँ तो मुझे कैरेक्टर वैल्यू को रिटर्न करना पड़ता है। फ्लोट लगाता हूँ तो मुझे फ्लोट वैल्यू को रिटर्न करना पड़ता है। लेकिन void लगाने से मुझे कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैंने मेन फंक्शन के साथ void का यूज़ किया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने ओपन कर्ली ब्रेस और नीचे क्लोज कर्ली ब्रेस लगाया है। स्टूडेंट्स कई बार इनके बारे में भी पूछ लेते हैं कि ये ओपन कर्ली ब्रेस और क्लोज कर्ली ब्रेसेस को हम क्या बोलते हैं, तो इनको हम बोलते हैं डेलीमीटर्स। मैं स्पेलिंग बता रहा हूँ, DELIMETERS, डेलीमीटर्स। ये डेलीमीटर्स होते हैं जो आपकी किसी भी ब्लॉक को इनक्लोज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे मेन फंक्शन को इनक्लोज करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। मेन फंक्शन के अंदर हम बॉडी को डिफाइन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन है जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, क्या मेन फंक्शन आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन है या बिल्ट इन फंक्शन है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि मेन फंक्शन जो बिल्ट इन फंक्शन है या यूजर डिफाइंड फंक्शन है। मैं आपके कमेंट बॉक्स में आपके रिप्लाईज की वेट करूँगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने लिया फ्लोट a, b, c, 3 वेरिएबल मैंने लिया है स्टूडेंट्स यहाँ पे a, b और c, और तीनों का मैंने डाटा टाइप लिया है फ्लोट। फ्लोट डाटा टाइप स्टूडेंट्स डेसिमल पॉइंट वैल्यूज के लिए होता है, इसको हम रियल टाइप भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपको एक क्वेश्चन और पूछा था, बताया था लास्ट टाइम पे, उसके लिए भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि बाय डिफॉल्ट रियल डाटा टाइप इज डैश। बाय डिफॉल्ट रियल डाटा टाइप इज डैश, मतलब हमारे पास वैसे 2 डाटा टाइप होते हैं, फ्लोट और डबल। लेकिन अगर आपको कोई डेसिमल पॉइंट वैल्यू दे रखी है और आपसे ही पूछा जाए कि बाय डिफॉल्ट इसका डाटा टाइप कौन सा होगा, फ्लोट होगा या डबल होगा, तो वो आपको आंसर करना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल ले रखे हैं, a, b और c, तीनों मैंने फ्लोट डाटा टाइप के ले रखे हैं। प्रिंट एफ आपकी स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले कर देगा। प्रिंट एफ क्योंकि आउटपुट के लिए यूज होता है, तो प्रिंट एफ में जो भी हम डबल कोट्स में लिखते हैं, जो भी मैसेज आप लिखोगे वो मैसेज एज इट इज स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। तो मैंने जैसे लिखा एंटर 2 रियल नंबर्स, ये आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा एंटर 2 रियल नंबर्स। अब आप 2 नंबर्स डालोगे, पहला नंबर डालोगे तो वो a वेरिएबल में मुझे स्टोर करना है, दूसरा वेरिएबल मुझे दूसरी वैल्यू को मुझे b वेरिएबल में स्टोर करना है। मतलब दोनों इनपुट्स को मुझे अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर करना है। पहली इनपुट मेरी a वेरिएबल में जानी चाहिए और दूसरी इनपुट मेरी b वेरिएबल में जाना चाहिए। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर इनपुट के लिए हमने क्या यूज़ किया, स्कैनएफ। ऊपर डिस्प्ले करवाना था तो मैंने प्रिंट एफ यूज़ किया था, तो मैंने लिखा यहाँ पे स्कैनएफ की पैरेंथेसिस को स्टार्ट कर दिया, और डबल कोट्स में हमने लिखा %f, डबल कोट्स को क्लोज कर दिया, कोमा %a। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने %f यूज़ किया है। %f रिप्रेजेंट करता है, ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो रिप्रेजेंट करता है फ्लोट डाटा टाइप को, ठीक है। और %a का मतलब है एड्रेस ऑफ a, क्योंकि मैंने बताया था कि एम्परसेंड जो ऑपरेटर है इसका क्या मतलब है। यहाँ पे जो एम्परसेंड हम ऑपरेटर का यूज करते हैं, ये ऑपरेटर हमारा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो ये हमारा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। %a का मतलब है यहाँ पे एड्रेस ऑफ a। तो पहली वैल्यू हमारी a के एड्रेस पे स्टोर होगी, फिर उसके बाद है एंटर 1 स्ट्रिंग, मुझे दूसरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवानी है। सॉरी स्टूडेंट्स, एक मिनट, हम फ्लोट डाटा टाइप में थे ना, हाँ। तो यहाँ पे अब मुझे दूसरी वैल्यू एक्सेप्ट करवानी है, तो मैंने लिखा स्कैनएफ, डबल कोट्स में मैंने लिखा %f, फिर कोमा %b, मतलब दूसरी वैल्यू जो है मेरी b के एड्रेस पे स्टोर हो जाएगी। तो और फिर मुझे इन दोनों वैल्यू का सम करना है, मैंने लिखा c = a + b। अब मुझे इन वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाना है, तो मैंने लिखा printf \n का मतलब होता है स्टूडेंट्स न्यू लाइन कैरेक्टर है। ये नई लाइन पे आपको मैसेज को डिस्प्ले करेगा, पहले नई लाइन पे जाएगा फिर उस पर मैसेज को डिस्प्ले करेगा। जैसे मैसेज को मुझे डिस्प्ले करवाना है सम ऑफ %f एंड %f इज %0.2f लिखा है। स्टूडेंट्स मैंने बताया कि फॉर्मेटेड फंक्शन है, तो हम यहाँ पे जैसा भी मुझे चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली हम फॉर्मेटिंग की कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही फॉर्मेटिंग की हुई है। तो सम ऑफ %f एंड %f इज 0.2f लिखा है। 0.2f का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, यहाँ पे %0.2f, इसका मतलब फ्लोटिंग डाटा टाइप में वैल्यू जो भी आए, लेकिन मुझे 2 डेसिमल प्लेस तक ही उस वैल्यू को शो करना है, 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू को शो करना है। तो सम ऑफ %f, पहले %f की जगह आपकी a की वैल्यू आ जाएगी, फिर एंड %f लिखा है
उसकी जगह बी की वैल्यू आ जाएगी। फिर इज परसेंट 0.2f लिखा है, उसकी जगह हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। तीनों वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगी इन परसेंट एफ के साथ। तो स्टूडेंट्स आउटपुट देखेंगे, पहले लिखा एंटर टू रियल नंबर्स, आपने पहला नंबर डाला 45.6, एंटर प्रेस किया। दूसरा नंबर आपने डाला 35.7, उसके बाद आपने एंटर किया, तो आपके पास मैसेज आ गया सम ऑफ 45 पॉइंट, ये वैल्यूज आ गई आपके पास, एंड दिस इज 81.30। देखो स्टूडेंट्स, पहले ए की वैल्यू यहाँ पे कंप्लीट दिखा रहा है, बी की वैल्यू भी कंप्लीट दिखा रहा है, लेकिन सी की वैल्यू आपकी 2 डेसिमल प्लेस तक दिखा रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे परसेंट 0.2f लिखा है इसीलिए। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, आपने ये अपने कंप्यूटर पे करके देखना है और उसको एग्जीक्यूट भी करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हम ले रहे हैं एंटर वन इंटीजर, मुझे वन इंटीजर को एक्सेप्ट करवाना है, वन स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाना है और फिर उनको डिस्प्ले करना है। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि हेडर फाइल्स इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है हमें, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस हैं और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस के लिए कोई भी हेडर फाइल्स इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। अगर हम कर भी देते हैं तो कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन लिया, क्योंकि मुझे एक इंटीजर एक्सेप्ट करवाना है तो उसके लिए मैंने इंट ए लिया, एक वेरिएबल लिया जो इंटीजर टाइप का है। एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवानी है तो मैंने वहाँ पे लिया है कैर बी और उसका साइज लिख दिया। स्टूडेंट्स ये जो मैंने लिखा है ये स्ट्रिंग के लिए लिखेंगे हम ऐसे, कैर कैरेक्टर, क्योंकि स्ट्रिंग में सारे कैरेक्टर्स होंगे, बी हमारे उस वेरिएबल का नाम हो गया, और 20 इसका मैंने साइज ले लिया 20 बाइट्स। क्योंकि स्टूडेंट्स, अच्छा आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि यहाँ पे मैंने इंट ए लिया है और आपसे कोई पूछ ले कि ए कितने बाइट्स का होगा, कोई बता सकता है? ए होगा आपका 2 बाइट्स का, क्योंकि इंटीजर हमारा 2 बाइट्स का होता है। लेकिन यहाँ पे बी कितने बाइट्स का होगा, कोई आपसे पूछे तो बी 20 बाइट्स का होगा, क्योंकि इसमें मैंने 20 लिखा है और इसमें 20 का मतलब है 20 करेक्टर्स, और हर एक करेक्टर आपका 1 बाइट का होता है, तो 20 बाइट्स का होगा इसका साइज। तो स्टूडेंट्स प्रिंट एफ में मैसेज डिस्प्ले करवा दिया मैंने एंटर वन इंटीजर, और स्कैन एफ में मैंने लिखा परसेंट डी, क्योंकि इंटीजर है तो स्टूडेंट्स मैंने परसेंट डी लिखा है, पीछे फ्लोट था तो मैंने परसेंट एफ लिखा था। वो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियोज़ में, तो वो आपने देखना है कि किसके लिए हम कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। तो यहाँ इंटीजर के लिए मैंने परसेंट डी यूज़ किया, कॉमा एम% ए, मेरी पहली वैल्यू एक वेरिएबल में चली जाएगी। फिर एंटर वन स्ट्रिंग, मुझे दूसरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवानी है, तो इसके लिए मैंने लिखा स्कैन एफ, परसेंट एस मैंने डबल कोट्स में लिखा, कॉमा बी, तो इसका मतलब जो स्ट्रिंग है वो मेरी बी वेरिएबल में जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो मैंने ए के साथ तो एम% यूज़ किया, जबकि बी के साथ एम% यूज़ नहीं किया। स्टूडेंट्स वहाँ पे एम% आपका एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने बी के साथ कोई भी एम% यूज़ नहीं किया। स्टूडेंट्स साहब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है बी जो है एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो इसका जो नाम है वही काफ़ी है इसके बेस एड्रेस को बताने के लिए। बेस एड्रेस होता है जो पहले एलिमेंट का एड्रेस है, क्योंकि आपका स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में आपके बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तो स्ट्रिंग में आपके बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तो स्ट्रिंग में आपके बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तो ये आपका जो है फर्स्ट कैरेक्टर का जो एड्रेस होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए हमें यहाँ पे एम% लगाने की जरूरत नहीं, इसका नाम ही काफ़ी है इसके लिए। तो यहाँ पे फिर हमने प्रिंट करवा दिया, बैकस्लैश n मैंने बताया था कि न्यू लाइन पे आने के लिए, तो न्यू लाइन पे ये इंटीजर की वैल्यू को शो कर देगा जो हमने डाली थी, और स्ट्रिंग की वैल्यू को शो कर देगा जो हमने डाली थी। इस तरीके से ये फॉर्मेट देख लेना स्टूडेंट्स कैसे मैंने लिखा है, आपको भी प्रोग्राम्स इसी फॉर्मेट में बनाने हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इस प्रोग्राम को आपने खुद लिखना है और एग्जीक्यूट करवाना है। तो आउटपुट में क्या दिखा रहा है स्टूडेंट्स, एंटर वन इंटीजर, मैंने इंटीजर वैल्यू 5 डाल दी, फिर एंटर वन स्ट्रिंग, मैंने स्ट्रिंग डाल दी मुकेश, और इसने अब ये शो कर दिया कि इंटीजर इज इक्वल टू 5, कॉमा स्ट्रिंग इज इक्वल टू मुकेश, जो मैंने एंटर की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे एग्जांपल कि फॉर्मेटेड फंक्शंस को हम कैसे डिस्प्ले करवाते हैं। नेक्स्ट है मेरा स्टूडेंट्स अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस, कि अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस को कैसे लिखते हैं और क्या होते हैं ये। अनफॉर्मेटेड फंक्शंस आर यूज्ड टू रिसीव इनपुट एंड डिस्प्ले आउटपुट इन नॉट ए पर्टिकुलर फॉर्मेट, इनका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता, ठीक है। वहाँ पे तो एक यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई फॉर्मेट यूज़ नहीं होता। एग्जांपल्स हैं इन फंक्शंस के, जैसे गेट कैर है, पुट कैर है। तो स्टूडेंट्स पहले गेट कैर और पुट कैर के बारे में ही पढ़ लेते हैं। गेट कैर इज यूज टू एक्सेप्ट ए सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द यूज़र, इसमें कोई स्ट्रिंग हम एक्सेप्ट नहीं करवा सकते, एक बार में एक सिंगल कैरेक्टर ही एक्सेप्ट होगा, ठीक है। तो आपको कुछ कैरेक्टर एक्सेप्ट करवाना है, कैरेक्टर इज एक्सेप्टेड ओनली आफ्टर प्रेसिंग एंटर की, जैसे ही आप कोई कैरेक्टर डालते हो
उस कैरेक्टर को प्रेस करने के बाद, टाइप करने के बाद आपको एंटर की प्रेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको जरूर उसको कंफर्म करने के लिए एंटर करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने पूछा एंटर कैरेक्टर, मैंने एम डाला, उसके बाद जब तक मैं उसको एंटर की प्रेस नहीं करूँगा वो इनपुट नहीं होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स पुट कैर जो है आपके सिंगल कैरेक्टर को ही स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखें हम कैसे गेट कैर और पुट कैर को यूज़ कर सकते हैं। नीचे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया है। इसमें क्या एंटर वन कैरेक्टर एंड डिस्प्लेड, मुझे एक कैरेक्टर को एक्सेप्ट करवाना है और उसको डिस्प्ले करवाना है। इसके लिए हमें किसी हेडर फाइल को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया दीज आर द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस, सो वी नीड नॉट टू यूज द हेडर फाइल्स हियर। तो यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर मैंने लिखा है कैरेक्टर ए, कैर ए। तो फिर प्रिंट एफ में मैंने मैसेज डिस्प्ले करवाया एंटर वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर मुझे एक्सेप्ट करवाना है तो मैंने मैसेज डिस्प्ले करवा दिया एंटर वन कैरेक्टर। यूजर कोई ना कोई कैरेक्टर डालेगा, गेट कैर फंक्शन उस कैरेक्टर को एक्सेप्ट करेगा और उस वैल्यू को स्टोर कर देगा ए वेरिएबल में। तो यहाँ मैंने लिखा ए इज इक्वल टू गेट कैर, ए इज इक्वल टू गेट कैर लिखा ना मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, जो भी आप कैरेक्टर सेट कराओगे वो वैल्यू मेरी ए वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी और पुट कैर में मैंने उस वैल्यू को डिस्प्ले भी करवा दिया। तो इसके स्टूडेंट्स आउटपुट इस तरीके से आएगी। वो आपको कहेगा एंटर वन कैरेक्टर, आपने जैसे टी डाला एंटर प्रेस करोगे, एंटर प्रेस करना जरूरी है यहाँ पे, तो फिर उस वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, दूसरा अनफॉर्मेटेड इनपुटेड फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, इनपुट आउटपुट फंक्शन के बारे में जो अनफॉर्मेटेड है। गेट सी एच, गेट सी एच फंक्शन इज यूज टू एक्सेप्ट ए सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर, we need not to press enter key, it does not display the typed character on the screen. Students, get ch function भी यूजर से इनपुट लेने के लिए ही यूज होता है। आपसे एक इनपुट लेगा, एक सिंगल कैरेक्टर की इनपुट लेगा और उस आपको कोई एंटर प्रेस करने की भी जरूरत नहीं है। देखो स्टूडेंट्स, गेट कैर के बाद एंटर प्रेस करने की जरूरत थी वहाँ पे, जब तक आपकी इनपुट एक्सेप्ट, तब तक आपकी इनपुट एक्सेप्ट नहीं होगी जब तक आप एंटर की प्रेस नहीं करते। लेकिन गेट सी एच में आपका कैरेक्टर डालते ही वो सीधा एक्सेप्ट हो जाएगा आपके सिस्टम के अंदर एज ए इनपुट। ठीक है, लेकिन एक और चीज़, उस कैरेक्टर को वो स्क्रीन पे शो भी नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कई बार जो लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं वो जनरली पासवर्ड के लिए गेट सी एच को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गेट सी एच में जो भी आपको कैरेक्टर एक्सेप्ट करवा रहा है वो स्क्रीन पे शो नहीं कर रहा। मतलब हम जो भी कैरेक्टर डालेंगे वो स्क्रीन पे शो नहीं करेगा, तो किसी और को पता भी नहीं चलेगा हमने क्या प्रेस किया है। तो पासवर्ड डालने के लिए जनरली हम गेट सी एच फंक्शंस का यूज़ करते हैं। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं वो गेट सी एच फंक्शन का वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स गेट सी एच। गेट सी एच और गेट सी एच एक जैसे हैं, दोनों में ही हमें एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं है। ये भी आपका सिंगल कैरेक्टर को सेट करने के लिए है। पढ़ते हैं इसके बारे में। गेट सी एच फंक्शन इज यूज टू एक्सेप्ट ए सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर। गेट सी एच की तरह गेट सी एच भी सिंगल कैरेक्टर एक्सेप्ट करवाने के लिए है। वी नीड नॉट टू प्रेस एंटर की, जैसे हमें उसमें भी एंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं थी, इसमें भी हमें एंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं है। इट डिस्प्लेज द टाइप कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन, ये स्क्रीन पे टाइप कैरेक्टर को दिखाएगा। जो भी आप टाइप करोगे उस कैरेक्टर को स्क्रीन पे शो कर देगा, जबकि गेट सी एच स्क्रीन पे शो नहीं करता। ये डिफरेंस है स्टूडेंट्स। तो तीनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, गेट सी एच और गेट कैर में। गेट कैर में तो एंटर प्रेस करने की जरूरत है, वो स्क्रीन पे शो भी करता है, जबकि गेट सी एच और गेट सी एच में हमें एंटर प्रेस करने की जरूरत ही नहीं है। गेट सी एच में स्क्रीन पे शो भी करेगा जो आप कैरेक्टर डालोगे, जबकि गेट सी एच में वो स्क्रीन पे शो नहीं करता जो हम कैरेक्टर डालते हैं। फिर हमारे पास आता है स्टूडेंट्स पुट सी एच, ये सिंगल कैरेक्टर को स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए। एग्जांपल देखें, इसमें एंटर टू कैरेक्टर्स एंड डिस्प्ले देम, मुझे दो कैरेक्टर सेट करवाने हैं और फिर उनको डिस्प्ले करना है इस एग्जांपल में। तो हेडर फाइल तो स्टूडेंट्स आप लो या ना लो, मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस हैं। आप हेडर फाइल से यहाँ पे इंक्लूड करो या ना करो, आपका प्रोग्राम चलेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने कैर ए कोमा बी लिया, मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, दोनों ही कैरेक्टर डेटा टाइप के हैं। तो पहले प्रिंट एफ की हेल्प से मैंने स्क्रीन पे मैसेज शो करवाया एंटर फर्स्ट कैरेक्टर, यूजर पहला कैरेक्टर डालेगा। तो कैरेक्टर को एक्सेप्ट करवाने के लिए मैंने गेट सी एच फंक्शन का यूज़ किया, मैंने लिखा ए इज इक्वल टू गेट सी एच। तो यूज़र जो भी कैरेक्टर के लिए इनपुट, जो भी इनपुट डालेगा सिंगल कैरेक्टर की, वो वैल्यू मेरी ए वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। फिर स्क्रीन पे मैसेज आएगा, दूसरा मैसेज आएगा। प्रिंट एफ में मैंने \n का यूज़ किया है न्यू लाइन के लिए, वहाँ पे मैसेज आएगा एंटर सेकंड कैरेक्टर, आप दूसरा कैरेक्टर डालोगे, वो वहाँ पे मैंने गेट सी एच फंक्शन का यूज़ किया, आपका दूसरा कैरेक्टर बी वेरिएबल में जाएगा। फिर बोथ एक्सेप्टेड कैरेक्टर्स आर, फिर आप हमने दोनों कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करवा दिया पुट सी एच की हेल्प से, पुट सी एच ए पुट सी एच बी।
तो स्टूडेंट्स आउटपुट देखो कैसे आएगी। पहले आएगा एंटर फर्स्ट करेक्टर, आपने पहला करेक्टर डाला, जैसे आपने पहला करेक्टर डाला उसके बाद आ जाएगा एंटर सेकंड करेक्टर, लेकिन जो आपने करेक्टर डाला था उसको उसने स्क्रीन पे शो नहीं किया और सीधा मैसेज आ गया एंटर सेकंड करेक्टर। सेकंड करेक्टर आपने डाला जैसे एस डाला है तो एस को उसने स्क्रीन पे शो कर दिया, मतलब जो आपने पहला करेक्टर डाला था उसने स्क्रीन पे शो नहीं किया था, लेकिन दूसरी जगह मैंने मान लो एस डाला है तो उस एस को स्क्रीन पे शो भी कर रहा है। तो फिर अब दोनों करेक्टर्स को डिस्प्ले कर देगा, बोथ एक्सेप्टेड करेक्टर्स आर एस। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि पहला करेक्टर मैंने आर डाला था, दूसरा करेक्टर मैंने एस डाला था, लेकिन वहाँ पे उसने शो नहीं किया। यहाँ पे हमने पुट सी एच से शो करवाया है, अगर मैं नहीं चाहता तो करवाता ही नहीं, मतलब पुट सी एच हमें पता ही नहीं लगता क्या करेक्टर डाला था, लेकिन मुझे आपको यहाँ पे ये दिखाना था कि करेक्टर एक्सेप्ट हुआ है असल में, और मैंने उस करेक्टर को आपको डिस्प्ले करके भी दिखा दिया। तो पासवर्ड वगैरह देने के लिए जो प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं वो गेट सेज फंक्शन को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि वो इनपुट भी करवाएं और स्क्रीन पे उस इनपुट को शो भी ना करें, वो एक हिडन रहे बाकियों के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे सारे करेक्टर फंक्शंस। प्रिंट एफ स्कैन एफ हमने पढ़े, वो तो किसी भी टाइप के डाटा को एक्सेप्ट करने के लिए है। तो ये जो है अनफॉर्मेटेड फंक्शन में पढ़ रहे हैं, ये आपके करेक्टर और स्ट्रिंग्स के लिए यूज़ होते हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़े वो सारे करेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शन है, लेकिन अब जो हम अनफॉर्मेटेड फंक्शंस को पढ़ने जा रहे हैं वो आपके स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं स्ट्रिंग के लिए। तो यहाँ पे गेट्स फंक्शन है टू एक्सेप्ट ए स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर से स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवानी है तो मैं गेट्स फंक्शन का यूज़ करूँगा। पुट्स टू डिस्प्ले स्ट्रिंग ऑन द स्क्रीन पे अगर मुझे कोई स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाना है तो मैं पुट्स फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो गेट्स और पुट्स दोनों फंक्शन तो स्ट्रिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं हम, जबकि बाकी फंक्शन हमने सारे करेक्टर इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ किए हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं गेट्स और पुट्स को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने कमेंट्स में लिखा है एंटर टू नेम्स एंड डिस्प्ले देम। तो सबसे पहले वॉइड मेन, मैंने देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे हेडर फाइल का यूज़ किया ही नहीं, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता था कि हेडर फाइल्स को इंक्लूड करो या ना करो, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस हैं। तो स्टूडेंट्स फिर मैंने यहाँ पे कैर ए जिसका मैंने साइज 20 लिया है, दूसरा मैंने वेरिएबल लिया बी जिसका मैंने साइज 20 लिया है। तो ये दोनों ए और बी आपके स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे पुट्स का यूज़ करके मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाया मैसेज एंटर फर्स्ट नेम। मैं यहाँ पे प्रिंट एफ, अभी तक हमने प्रिंट एफ का यूज़ किया है, प्रिंट एफ से हम मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने पुट्स का यूज़ करके आपको मैसेज डिस्प्ले करवा के दिखाया है। मेरा मतलब यही था कि हम पुट्स से भी स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवा सकते हैं। फिर मैंने लिखा गेट्स ए से मैंने जो ए वेरिएबल में मैं वैल्यू डालूंगा वो मैं गेट्स फंक्शन से इनपुट करवा लूँगा। फिर मैंने स्टूडेंट्स पुट्स का मैसेज है, पुट्स का ही यूज़ करके दूसरा मैसेज डाला है जिसमें मैंने /n लिखा है एंटर सेकंड नेम। स्टूडेंट्स दूसरा आपका जो यूज़र है वो दूसरा नाम डालेगा, उस नाम को मैंने स्कैनर से एक्सेप्ट कराया। देखो पहले नाम को मैंने गेट से एक्सेप्ट करवाया है, जबकि दूसरे नाम को मैंने स्कैनर से डिस्प्ले करवाया एक्सेप्ट करवाया है। पहले को गेट से और दूसरे को स्कैनर से, दोनों में डिफरेंस समझना आप। पहले को तो मैंने करवाया है गेट से और दूसरे को मैंने करवाया स्कैनर से, ठीक है। तो मैंने स्कैनर में यहाँ पे %s का यूज़ किया, स्टूडेंट्स देख लेना, स्ट्रिंग के लिए मैंने %s का यूज़ किया, कॉमा b लिखा है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने प्रिंट एफ का यूज़ किया है दोनों ही इनपुट को डिस्प्ले करने के लिए। तो /n से हम न्यू लाइन पे आ जाएंगे। फिर मैंने लिखा है बोथ एक्सेप्टेड नेम्स आर %s एंड %s। पहले %s में मैं a की वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहा हूँ और दूसरे %s में मैं b की वैल्यू डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो वहाँ पे आएगा बोथ एक्सेप्टेड नेम्स आर डैश एंड डैश मतलब जो भी नाम होंगे। तो स्टूडेंट्स आउटपुट देख लीजिए, इसमें आ रहा है पहले एंटर फर्स्ट नेम, मैंने पहला नाम डाला जैसे राजेश शर्मा, फिर एंटर सेकंड नेम, दूसरा नाम आ रहा है मैंने वहाँ पे डाला मुकेश गुप्ता। अब नीचे आपकी आउटपुट आ रही है बोथ एक्सेप्टेड नेम्स आर राजेश शर्मा एंड मुकेश। स्टूडेंट्स मुकेश के बाद आपने देखा गुप्ता गायब हो गया, राजेश स्पेस शर्मा तो है एंड मुकेश के बाद गुप्ता नहीं है, क्योंकि राजेश शर्मा को एक्सेप्ट करवाने के लिए हमने गेट फंक्शन का यूज़ किया है, जबकि वहाँ पे हमने स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ किया है। तो एक डिफरेंस आप समझे स्टूडेंट्स कि गेट फंक्शन आपके ब्लैंक स्पेसिस को भी एक्सेप्ट कर लेता है, जबकि स्कैनएफ में हम ब्लैंक स्पेसिस को एक्सेप्ट नहीं करवा सकते। मतलब ये ध्यान रखना, अगर आप स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करके किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवा रहे हो तो वहाँ पे कहीं पे स्पेस आ गया तो वो स्पेस के बाद वाली चीज़ों को लेगा ही नहीं, वो बस स्पेस बार आते ही वो छोड़ देगा, स्पेस से पहले वाली चीज़ों को रखेगा। तो मुकेश स्पेस गुप्ता रखा तो उसने सिर्फ मुकेश को स्टोर किया, गुप्ता को स्टोर नहीं किया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि गेट फंक्शन आपका
ब्लैंक स्पेसेस को एक्सेप्ट कर लेता है, जबकि स्कैनएफ फंक्शन आपका ब्लैंक स्पेसेस को एक्सेप्ट नहीं करता। तो स्टूडेंट्स कैसा रहा आपका वीडियो, कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए मेरे वीडियोस को। थैंक यू।